बच्चों आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्लास 11th। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके प्रीवियस टर्न पे आपने ये देखा था कि किस तरह से आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कवर करते हैं। तो हमने यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताया था कि आपको काफी सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया, है ना। इस तरह से आपने काफी सारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को देखा था। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, कुछ बेसिक सी बातें होती हैं जो आपको यहाँ पर समझनी होगी। जैसे बच्चों क्या होता है कि जहां पे मैंने लेक्चर एंड किया था उसमें मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स भी बताए थे। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था नाइट्रिक एसिड का, है ना, और नाइट्रस एसिड का। तो जो ऊपर वाला एसिड था उसका नाम था नाइट्रस एसिड, तो इस वाले एसिड का नाम था नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड बेसिकली एक वीक एसिड होता है, आपने उसका भी स्ट्रक्चर देखा, और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका भी आपने स्ट्रक्चर्स देखा। तो बच्चों यहां पर अगर आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट अभी तक नहीं क्लियर है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको तीनों तरह की बॉन्डिंग क्लियर होनी चाहिए: कोवेलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। बाय द वे मैं आपको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के लिए दो एग्जांपल फिर से देता हूं, आप उसको समझने की कोशिश करो। जैसे बच्चों आपको एक्सप्लेन करना है वाटर का शेप, तो आप वाटर का शेप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले आप ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, तो आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। तो बच्चों यहां पर आपने ऑक्सीजन लिखा और यहां पर हाइड्रोजन लिखा और सबके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए। तो बच्चों वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अब आपको क्लियर कट नजर आ रहे होंगे। इसको बनाने के बाद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी होगी। तो बच्चों यहाँ पे बॉन्डिंग शेयरिंग ही होगी, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। इसकी वजह से ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं। तो बच्चों दिस इज योर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, दिस इज योर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। और बच्चों मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताने भी वाला हूं कि अगर आप वाटर का शेप इस तरह से बनाते हैं जैसे कि अभी हम बना रहे हैं, तो इस तरह से बनाया गया वाटर का शेप आपका एग्जाम में काट दिया जाएगा। आपको एग्जाम में कभी भी वाटर का अगर शेप बनाना है तो शेप आप कैसा बनाएंगे? जो वाटर का शेप होता है वो बेसिकली वी शेप होता है। तो बच्चों आज के बाद आपको वाटर का वी शेप बनाना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दो कि वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड, जो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। और बच्चों आपको ध्यान रखना होगा वाटर का शेप भी कैसा होता है? वी शेप होता है। तो अब आप कहोगे सर वी शेप कौन कौन से मॉलिक्यूल्स का होता है? क्या हम ये भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जिन स्पीशीज के पास, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिन स्पीशीज के पास 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होते हैं, जैसे यहां पर ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए। कहां है सिग्मा बॉन्ड? ये सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है आपके? सिग्मा बॉन्ड, जिसको मैंने रेड कलर से अभी बॉन्ड मार्क किया। तो वाटर में ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बनाए हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होते हैं तो उसका जो शेप होता है उसका नाम होता है वी शेप। क्या नाम होता है? वी शेप या बेंट शेप। और ये बच्चों बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपको क्लास 10th में ही बताया जाता है, लेकिन मेरे को आपको पता नहीं कि किस लेवल तक पढ़ाया गया है, इसलिए अब आप यहां जान लीजिए कि वाटर का अगर आप कभी भी सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग हो जाएगा। जो इसका सही स्ट्रक्चर है वो आपके सामने बना है। दिस इज योर वाटर का सही वाला स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हैं, और इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होते हैं तो उसका शेप कैसा होगा? वी शेप। ये बात अब आपको हमेशा के लिए याद रखनी है। ओके, ऐसे और भी कई मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों हम लोग को तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी देखना है।
क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो सकता है आपको क्लास 10th में आपने अभी तक ना पढ़ी हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में आपके हाथ नहीं घबराने चाहिए, तो इसलिए हेडिंग डाल दीजिए कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों ये आपके सामने आप देख सकते हैं वाटर का मैंने एक मॉलिक्यूल बना करके अभी खड़ा किया। जो वाटर का मॉलिक्यूल बनाया मैंने उसमें अभी बताया कि उसमें क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, और वाटर के बगल में अगर H+ आ जाता है तो बच्चों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर आप H+ लिख दोगे तो जो उसका एक इलेक्ट्रॉन भी है वो भी इसने किसी को दे दिया, इसका मतलब H+ पूरी तरह से खाली है। तो बच्चों अगर आपने वाटर के बगल में H+ लिख दिया है तो H+ इसके साथ बॉन्डिंग कैसे करे, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन परमानेंट दे देता है तो वाटर अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, 8 से 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे परमानेंट लेन देन तो हो नहीं सकता है आयनिक बॉन्डिंग की तरह, कि जैसे क्लास 10th में बताया गया था कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन परमानेंट दे दिया और क्लोरीन ने परमानेंट ले लिया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। उस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसमें जनरेट होते हैं कैटायन और एनायन। लेकिन यहाँ पे तो ये परमानेंट दे नहीं सकता इसको, वरना ऑक्सीजन इनकम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पे शेयरिंग हो नहीं सकती, शेयरिंग के पास हाइड्रोजन के पास भी यानी H+ के पास भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये शेयरिंग कैसे हो, शेयरिंग भी नहीं हो सकती है क्योंकि H+ के पास कुछ भी नहीं है। तो यहां पर बच्चों जनरेट होता है कंसेप्ट ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, वही मॉलिक्यूल करते हैं जिनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये जैसे यहां पर ऑक्सीजन में कंप्लीट है उसका ऑक्टेट, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस ऑक्सीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये अपने ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, शेयर करे। किसके साथ शेयर करेगा, H+ के साथ। अब ये ऑक्सीजन जब अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है H+ के साथ, तो इस तरह के बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको समझ में आना चाहिए, एज वेल एज आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है, एज वेल एज हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके एक सिंगल बॉन्ड लगा के प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। यानी बच्चों अब आप अगर इस बॉन्ड को हटा करके एक सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे तो यहां पर आएगा प्लस और H+ के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। जब H+ के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो वहां पे तो प्लस पहले से ही है, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो बच्चों आपके पास ये किसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बन के प्रिपेयर हो गया। तो बच्चों आपने जस्ट अभी देखा कि H3O+ में जो प्लस चार्ज होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर होता है, और ये स्ट्रक्चर बना कैसे, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों यही होता है कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आई थिंक सभी बच्चों को कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साथ आप यहां पर एक और बात भी समझ सकते हैं कि जब आप वाटर का शेप बनाते हैं, देखिए ये आपने वाटर का शेप बनाया, जब आप वाटर का शेप बनाते हैं तो मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स में अगर नहीं बताया है तो आप अभी भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है। आपको कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कंसेप्ट होता है कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, जैसे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में है फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इनको हम फोन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, फोन के नाम से। ये पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। और अगर इनके बगल में कभी भी एक H+ आयन आ जाए तो वहां पे बच्चों जनरेट होता है कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका जनरेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे दिखती है, ये देखिए आपको दिखाई देगा कि ऑक्सीजन के बगल में एक H है, तो यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट हो गया। तो कभी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बगल में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ जाए तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट जनरेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स किससे जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे जुड़े हुए हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या सिम्टम्स है, कब बनता है ये, जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इनमें से कोई भी एलिमेंट हो और उसके बगल में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। अगर ऐसा है तो वहां पर कंसेप्ट जनरेट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो बच्चों आपने ये देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उससे आपने H3O+ बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में कैसे होती है, क्यों होती है, कब कब जनरेट होती है, ये भी आपने देखा। इसके लिए आप अभी एक और एग्जांपल देखिए, तब आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों आप ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है, और मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इसलिए बच्चों आपको याद रखना होगा कि कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वहां पर ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट ऑटोमेटिक इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल, ताकि जिन बच्चों ने अगर लेट भी ज्वाइन किया होगा तो वो उसको समझ जाएंगे। सबसे पहले आप अमोनिया के बारे में देखिए। बच्चों अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि वाटर का जो शेप होता है वो बेसिकली वी शेप होता है। अब आप बच्चों अगर आप अमोनिया का कंसेप्ट समझेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने नाइट्रोजन बनाया और उसके 5 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश की, तो नाइट्रोजन के आसपास हाइड्रोजन है, तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आपने बनाए, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपने बना लिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाली बॉन्डिंग हुई, यहाँ पर ये वाली बॉन्डिंग हुई, ये बॉन्डिंग हुई, और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के साथ साथ हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। लेकिन बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये अकॉर्डिंग टू क्लास 10th होता है। अगर आप क्लास 12th में आते हैं, क्लास 11th में आते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है वो मान्य नहीं होता है। जो रियलिटी में स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझना पड़ेगा। बच्चों जब आपने अभी अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया तो आपने इसमें क्या स्पेशलाइजेशन देखी, उसमें ये देखिए कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है। क्या है? 2 लोन पेयर है, और साथ में 3 हाइड्रोजन है। 2 लोन पेयर मतलब, सॉरी, 2 लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं एक लोन पेयर, दिस इज 1 लोन पेयर। तो बच्चों आपको ध्यान से देखना होगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और क्या है, एक लोन पेयर के साथ साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है। और आपको याद रखना होगा, जैसे अभी आपने वाटर के लिए किया था, कि कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर होते हैं तो उसका शेप होता है वी शेप। लेकिन कभी भी किसी मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा, जैसे नाइट्रोजन ने यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर कभी भी किसी मॉलिक्यूल में हो तो उसका जो शेप होता है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आपको याद रखना होगा। उसका शेप होता है पिरामिडल, उसका शेप होता है पिरामिडल। यानी बच्चों आज के बाद आपको कभी भी 3 सिग्मा एक लोन पेयर के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा वहां पर उसका शेप कैसा होगा, पिरामिडल। तो बच्चों अमोनिया का शेप पिरामिडल होता है, ये आपको याद रखना होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर अब आप कुछ और बातें भी समझिए। अगर बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट जनरेट करना है तो आप बगल में H+ रखेंगे। अब वही सेम कंडीशन है कि H+ इससे जुड़ने के लिए कोई तरीका नहीं है इसके पास, नहीं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड हो सकती है, नहीं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, सिर्फ एक ही बॉन्डिंग बची जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके आप एक सिंगल बॉन्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो आपके पास बाय द वे ये स्ट्रक्चर बन करके प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा प्लस और वहां हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। तो बच्चों दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ NH4+। और NH4+ को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन। क्या कहते हैं? अमोनियम आयन। तो बच्चों अमोनियम आयन में प्लस चार्ज किसके ऊपर होता है?
नाइट्रोजन के ऊपर होता है। तो आई थिंक कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको आपको मैंने काफी देर तक एक्सप्लेन किया और उसके साथ साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर भी आपको बताए। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखने आना चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, उसमें कितने सिग्मा कितने लोन पेयर हो सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को बातें हमारी समझ में आ गई होंगी। और बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक काम करिए, आपको अपनी कॉपी में H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। तो बच्चों आपको H2SO4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। आपके पास टाइम है 1 मिनट का और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सर मैं क्वेश्चन बोल दीजिए। ओके बच्चों, तो आपका टाइम कंप्लीट हो गया है। अब आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करने के लिए दिया था, जरा देखते हैं किस तरह से बनेगा। सबसे पहले सल्फर आप लिखेंगे। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 16, यानी कि इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? सेम ग्रुप के। और हाइड्रोजन के पास तो 1 होता ही है। अब आप क्या करिए, इन एटम्स का अरेंजमेंट करिए। तो ये हो गया सल्फर और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन और उसके बगल बगल हाइड्रोजन। तो बच्चों आपने
टाइम आपको मिल गया था तो आपने अभी तक ये स्ट्रक्चर बना लिया होगा, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का कंसेप्ट जानते हैं। तो रियलिटी में आपने H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लिया होगा। तो आपके पास जो बच्चों फाइनली H2SO4 का स्ट्रक्चर आपके पास बन करके आया है, वो कुछ इस तरह से बन के आया है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से बन के आया है। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान देंगे कि इस स्ट्रक्चर को एक और तरीका होता है बनाने का, दूसरा मेथड देखिए इस स्ट्रक्चर को बनाने का। बच्चों इस स्ट्रक्चर को बनाने का एक और मेथड भी होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, डबल बॉन्ड। और बच्चों नीचे भी डबल बॉन्ड हम बना देते हैं, लेकिन जब आप बनाओगे तो आपको अनकंफर्टेबल महफील होगा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के पास कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी सल्फर के पास सर 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या ये सर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सल्फर के पास क्या होता है, सल्फर के पास ऑक्टेट को एक्सपेंड करने की जगह होती है। सल्फर के पास ऑक्टेट को एक्सपेंड करने की जगह होती है, उसके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, सल्फर expands its octet। सल्फर अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। इसीलिए सल्फर ने क्या किया है, डबल बॉन्ड बना लिया है। इसलिए बच्चों ज्यादातर बुक्स में आपको यही वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके दिया है। ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर वही बच्चे बनाएंगे जिन्होंने क्लास 9-10 तक पढ़ा है। ओके बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पे चलता चला गया, और आप उसको मजे से देखते चले गए। अब बच्चों यहाँ पर कुछ और बातें भी निकल करके आने वाली हैं, वो भी आपको समझनी पड़ेंगी, और उनको समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो आप सभी लोग कुछ और बातें समझने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पे ले चलता हूँ, वहां पर आप समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों जब आप एनसीईआरटी अगर अपने साथ लेकर के बैठे होंगे तो आपको यहाँ पर इस पेज पे आना है। इस पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे डिफरेंट वैरायटी के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर्स है लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल वगैरह वगैरह। यहाँ पर काफी सारे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन बच्चों इन स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ और बातें भी जाननी होती हैं। तो उन बातों की तरफ हम लोग सबसे चलते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर उन बातों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट जनरेट करते हैं, और वो होता है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वो होता है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, दिस इज कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे जनरेट होता है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, पहले वो भी आप आराम से समझिए। बच्चों ऐसा होता है कि आप पहले क्या कर रहे थे कि पहले आपने देखा कि जब आप H2 मॉलिक्यूल का आपने स्ट्रक्चर बनाया था, तो आपने देखा कि दोनों ही सेम एटम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और दोनों के ही s ऑर्बिटल है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने s ऑर्बिटल की मिक्सिंग कर दी और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। वैसे ही बच्चों आपने F2 में देखा कि दोनों के px ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर गए और फिर से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों यहां पर जब फॉर्मेशन हो रहा था तो जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल थे दोनों की वो सेम थे,
उसका एस था तो इसका भी एस था, उसका पी था तो इसका भी पी था। लेकिन बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जनरेट क्यों होता है? पहले तो आप समझ लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन का एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग लिखते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या लिखते हैं? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है उसको हम लोग एक शॉर्ट नाम देते हैं, नाम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले करते क्या है इसमें। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल ले लिया BeCl2 का, BeCl2 का। अब ध्यान से देखिए, ये जो एग्जांपल है वो एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो आपने केसेस बनाए थे वो बनाया था H2 का, वो बनाया था F2 का, लाइक दैट, ये सब स्ट्रक्चर बनाए थे। लेकिन यहां पर एक Be है और एक क्लोरीन है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप Be लिखोगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। क्या होता है? 4। बच्चों अगर आप मॉडर्न थ्योरी अब आप यूज करेंगे तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होगा 1s2 2s2 और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो होगा खाली, यानी कि उसमें 0 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आपको यहां पर देखने के लिए कुछ बातें मिलेंगी। क्या बातें मिलेंगी? कि आपने ग्राउंड स्टेट में 2s बनाया और 2p बनाया। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p क्या है? खाली। और ये आपकी कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। और बच्चों यहां पर क्या एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है? कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। कल आपने बताया था कि अगर 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p में जंप तभी कर सकता है जब वहां खाली ऑर्बिटल हो, और ऐसा केस यहां पर है। तो 2s का इलेक्ट्रॉन जो जंप करके 2p में चला जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका एक इलेक्ट्रॉन s में है और एक इलेक्ट्रॉन p में है। लेकिन बच्चों जो हम लोग ने पहले केसेस किए थे यानी कल के टर्म पे, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ss में थे या pp में थे। लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें? एक s में और एक p में। तो बच्चों ये s और p में जो इलेक्ट्रॉन है ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स में चले गए हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में क्या आ गया है? डिफरेंस आ गया है। एक s में है एक p में है। तो बच्चों ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं? हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम बनाते हैं, और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इनको हम आपस में मिक्स कर देते हैं। And this concept of mixing for same energy is known as mixing of orbital, which is also known as the concept of hybridization. ये बच्चों आपको कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि s और p में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी में डिफरेंस होने की वजह से हमने उनको आपस में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ये बात आपको समझ में आई? तो बच्चों इसको कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो आपने यहाँ पे कौन सी मिक्सिंग की है? इसको हम लोग कहते हैं sp मिक्सिंग। क्या कहते हैं? sp मिक्सिंग। तो बच्चों जब आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर क्या बनेगा? फाइनली दो s और p को मिक्स करने पर इस तरह से एक ऑर्बिटल का, इस तरह से एक लोब का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बच्चों आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने s और p की मिक्सिंग की है तो उसको हम कहेंगे sp मिक्सिंग, क्योंकि ताकि हम इनकी एनर्जी को सेम बना पाए। तो इसमें BeCl2 में Be का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? Be का हाइब्रिडाइजेशन है sp। कौन सा है? sp। और यहां पर मैंने क्या किया? दोनों ऑर्बिटल्स को मिक्स करने के बाद एक फाइनल ऑर्बिटल बना दिया, जिसका शेप देखने में कुछ इस तरह से है। और बच्चों मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, एक और थ्योरी होती है। क्या थ्योरी होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है पता है आपको? ये देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी में जाइए तो आपको दिखाई देगा VSCPER थ्योरी। देखो आप अपनी स्क्रीन पे देखो, VSCPER थ्योरी। ये बच्चों ये कहती है कि इसका मेन पॉइंट है ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, ये इसका मेन पॉइंट है। इसको मैं आपके थ्योरी नोट्स में डाल देता हूं, ये थ्योरी नोट्स।
ये इसका मेन पॉइंट है जिसको मैंने अभी थ्योरी में आपके इंक्लूड कर दिया है। इसको कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्या बताती है? ये बताती है कि अगर आपको ऑर्बिटल्स को अरेंज करना हो तो अरेंज का करने का तरीका क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ दो ऑर्बिटल्स हैं, तो दो ऑर्बिटल्स को आप कैसे अरेंज करेंगे? 360/2, दैट मींस 180। इससे ज्यादा तो आप किसी एंगल में अरेंज कर ही नहीं सकते इन दो ऑर्बिटल्स को, यही तरीका है। तो आप जब आप इनको अरेंज करेंगे तो ऐसा अरेंजमेंट क्यों कर रहे हैं? ऐसा अरेंजमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोन पेयर में क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्या होता है? रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से अनपेयर्ड में क्या होगा? रिपल्शन होगा। इसलिए इस रिपल्शन की वजह से हम इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है कि लोन पेयर में रिपल्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होता है। तो बच्चों अगर आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर जो आपने अभी डायग्राम बनाया था इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। यानी इसके बगल में भी एक ऐसे ही पेयर आ जाए तो वहां पर होगा लोन पेयर रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से हमें इनको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा दूरी पर रखना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको थ्योरी नोट्स में दिखाता हूं, वही लिखा हुआ है लोन पेयर। तो दिस इज लोन पेयर, इसको कहते हैं। और बच्चों जो बॉन्ड पेयर होता है, वो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बच्चों बॉन्ड पेयर इसको कहते हैं। तो बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर का मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड पेयर, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन ऑर्बिटल्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, तो तुम कहोगे इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि इनमें रिपल्शन कम से कम हो, यानी कि 180 डिग्री, 360/2 यानी 180 के एंगल पे हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों अरेंजमेंट करिए जरा। ये देखिए ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। ये बच्चों हमने दोनों को अरेंज कर दिया है 180 के एंगल पे। ये हमने दोनों को अरेंज कर दिया है 180 के एंगल पे। दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों ये जो लोन पेयर है, ये आपको जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग किससे करेगा? ये बॉन्डिंग करेगा क्लोरीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन लिखिए जरा। क्लोरीन, क्लोरीन कैसे लिखेंगे? क्लोरीन होता है आपका Cl17, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये हो गया 3p, कितना हुआ? 5। ठीक है बच्चों। तो आप बच्चों ध्यान से देखेंगे कि क्लोरीन में क्या है? यहाँ पर 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में 3p में क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन बनाओगे तो आपको ये दिखेगा कि एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मान लेते हैं? px में मान लेते हैं। और ऐसे दो क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से आके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और आप देख सकते हैं ये पार्टिसिपेट कर चुका है और यहां पर फॉर्मेशन हो चुका है किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का। तो बच्चों दिस इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। तो अगर आप देखें तो ये Be है और उसके अगल बगल ये Cl है और यहाँ भी Cl। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी एक नई चीज कि इनके बीच में एक टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, बॉन्ड एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर आप और भी कई सारे टर्म्स बता सकते हैं कि इसका शेप क्या है। इसका शेप है लीनियर शेप। बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कौन से ऑर्बिटल को मिक्स किया था? sp। और क्या बता सकते हो? तुम कहोगे सर बेरिलियम और क्लोरीन में, बेरिलियम और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा।
तो ये दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो बच्चों कभी भी इस तरह से दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स बन जाए तो वो मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर हो जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपने बनाया सिर्फ स्ट्रक्चर एक, लेकिन उसमें बातें समझी अनेक। क्या क्या समझा, मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने स्ट्रक्चर समझा है BeCl2 का, नेक्स्ट टर्न पे आप और भी स्ट्रक्चर समझेंगे। आपने देखा BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब मैंने किया तो उसमें एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होने की वजह से वहां पर एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन S और P में चले गए। तो मैंने उनको सेम बनाने के लिए एनर्जी का दोनों की मिक्सिंग कर दी। मिक्स करने पर दो ऑर्बिटल को मिक्स किया है तो दो ही ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे और दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और VSEPER थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने उनको ऐसे अरेंज किया ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो, यानी 180 के एंगल पर हमने उनको अरेंज कर दिया है। और उससे मैंने कई बातें पहचान ली कि BeCl2 का शेप लीनियर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे कभी भी अगर हमें मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेक करनी हो तो पोलैरिटी चेक करने के लिए हम वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज्यादा है, तो क्लोरीन दोनों तरफ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर बन जाएंगे और रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स the resultant is zero, the resultant is zero, hence that is non-polar molecule। ये मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये मेरी बात समझ में आ गई होगी।